नमस्कार दोस्तों, दूसरे चरण का भी चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। 20 जिलों की 122 सीटों में क्या होने जा रहा है? 20 जिलों की 122 सीटों पर वोट डलने जा रहे हैं। देखिए, पहले चरण की जो छप्पर फाड़ वोटिंग हुई उसने परिवर्तन के संकेत दिखाए, लेकिन अब आगे क्या होने जा रहा है? बिहार किधर जा रहा है? बिहार में पहले नंबर पर कौन होगा, दूसरे पर कौन होगा, तीसरे पर कौन होगा? तेजस्वी, बीजेपी या नीतीश में से कौन बाजी मारने वाला है? इन सबको समझेंगे। देखिए, ग्राउंड पर क्या हुआ दोस्तों, हमने आपको लगातार दिखाया कि बिहार के लोग क्या बोल रहे हैं, तमाम एनालिसिस करके दिखाए, कई विश्लेषण किए। लेकिन जब बात जनादेश की आ गई है, तब देश के वरिष्ठ पत्रकार क्या कुछ सोचते हैं, उनका अनुभव क्या है, उनका आकलन क्या है, वो आपको सुनना बेहद जरूरी है। क्योंकि वो जिस तरफ लेकर के जाएंगे बिहार में, समझ लीजिए लगभग लगभग होने तो वही वाला है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सरोज सिंह जी, जो बिहार की रग रग से वाकिफ हैं। इनका आकलन कभी खाली नहीं जाता, ये लोग कहते हैं। और सरोज सिंह का आकलन क्या होगा वो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे। और हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी हैं, बिहार की तमाम घटनाओं पर नजर रखे हुए हैं। इनसे हम पहले भी तमाम एनालिसिस करवा चुके हैं और समझ चुके हैं कि बिहार किधर जा रहा है। हमारे साथ हैं देवकी नंदन सर, जो लगातार बिहार के बारे में बता रहे हैं और कहते हैं कि उड़ती चिड़िया को हल्दी लगा लेते हैं ये, और इनको पता है कि बिहार में क्या होने जा रहा है। इनका आकलन भी समझेंगे। बाकी चंद्रकांत जी और भरत जी को तो आप सब जानते हैं, उनके बारे में मैं क्या ही बताऊं। लेकिन सरोज सिंह सर से शुरुआत करेंगे। सरोज सर, आपको क्या लगता है, पहले चरण में छप्पर फाड़ वोटिंग हुई है, अब 20 जिलों की 122 सीटों पर क्या होने जा रहा है? एक चीज हम जो देख रहे हैं वो ये है कि बीजेपी का दूसरे चरण से पहले जो मोराल है वो बड़ा डाउन दिख रहा है। प्रधानमंत्री का आखिरी प्रचार के दिन कोई रैली नहीं, कोई रोड शो नहीं, कोई भाषण नहीं, ऐसा क्यों सर? इसे कैसे देख रहे हैं आप? इसकी वजह है, इसकी बड़ी वजह है कि जो पहले चरण की वोटिंग हुई बिहार में 121 सीटों पर, वहां से जो जमीन से फीडबैक मिला है पटना मुख्यालय में पार्टियों को, उसमें कहीं ना कहीं ये संकेत है कि भाजपा का परफॉर्मेंस बेहतर नहीं रहा। जो वोट पड़ा है उसमें जनता दल यूनाइटेड नो डाउट बहुत अच्छा उसने किया, जनता दल यूनाइटेड ने। और तेजस्वी यादव का लालटेन भी जला है बहुत बेहतर तरीके से। भाजपा को जो उम्मीद थी कि हम बेहतर करेंगे पहले फेज से ही, वो उम्मीद पर पूरा हुआ नहीं, उनका सपना टूटा है वहां पर। इसीलिए जो जिस मोरल की डाउन की आप बात कर रहे हैं, 24 घंटे पहले ही नरेंद्र मोदी मैदान छोड़कर भाग गए, दिल्ली चले गए, उनकी आज कोई रैली नहीं है। और भाजपा के जो लोग भी रैली कर रहे हैं, उनकी भीड़ और तेजस्वी यादव और महागठबंधन की भीड़, आप फुटेज देख सकते हैं, आपको अंतर साफ साफ दिखेगा। वहां जो हम नहीं कह रहे कि जो भीड़ है वो वोट में बदल जाएगी, लेकिन जो लोग आ रहे हैं उनका जो जुनून है, उनका जो उत्साह है, वो ये बतलाता है कि वो कमिटेड है वोट डालने के लिए। अब 11 को जब वोट होगा उस दिन पता चलेगा कितना कमिटेड थे और किसको उन्होंने वोट किया, क्या रुझान है। लेकिन हमको लगता है प्रज्ञा जी, जो पहले चरण का ट्रेंड सेट हुआ है, वही ट्रेंड सेकेंड फेज में भी कंटिन्यू करेगा। और बीजेपी ये कोशिश में है कि अपने तीसरे नंबर के पोजीशन को वो बरकरार रखे, जिसकी पूरी कोशिश वो सेकेंड फेज में करेगी। पहला और दूसरे में कड़ी लड़ाई है जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल में कि बिहार विधानसभा में पहले नंबर की पार्टी कौन होगी, जनता दल यूनाइटेड होगी या राष्ट्रीय जनता दल होगी। और इन तमाम चीजों में सीमांचल की जो 24 सीटें हैं वो निर्णायक भूमिका निभाने वाली है। रविकांत सर, आपको क्या लग रहा है कि एक चीज पूछना चाहता हूँ। पहले चरण में जो बम्पर वोटिंग हुई सर, इसमें लोग तीन चीजें बता रहे हैं। किसी ने कहा कि मजदूर जो बाहर से काम करके आए वो छठ में रुक गए, इसलिए ज्यादा वोटिंग हुई, उन्होंने वोटिंग की। दूसरा लोग ये बता रहे हैं कि युवाओं को नौकरी चाहिए, इसलिए उन्होंने जबरदस्त वोटिंग की। तीसरा लोग ये बता रहे हैं कि नहीं नहीं जी, महिलाओं ने जो है जबरदस्त वोटिंग की है, जिसकी वजह से बढ़ा। आप क्या देख रहे हैं कि ये जबरदस्त वोटिंग हुई क्यों? सत्ता परिवर्तन करने के लिए हुई कि महिलाएं नीतीश कुमार जी को जाने नहीं देना चाहती हैं, इस वजह से हुई? देखिए, आप छठ पर्व के बाद का अगर आप रेलवे स्टेशन का फुटेज देखेंगे तो ऐसा नहीं कि जो छठ पर्व मनाने बिहार आए वो सारे लोग रुक गए। उतनी ही भीड़ थी जितनी आने में थी, जाने में भी उतनी ही भीड़ थी। जिनको जाना था वो चले गए। बड़ा फैक्टर है महिला वोटर का। जो 10,000 वाले स्कीम है नीतीश कुमार की, लोग नीतीश कुमार की स्कीम ही उनको मानते हैं, वो वोटर लाइन पर है। महिला बढ़ चढ़ के, जीविका दीदी, आशा दीदी, ये सब कमिटेड है कि भाई जनता दल यूनाइटेड को हम लोग आगे, हमको ले जाना है। पार्टी लाइन तक में आ गई है वो लोग।
सरकारी है और सरकारी है वो अलग है, लेकिन काम वो किसके लिए जमीन पर कर रही है ये आप हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं। तो वो वोट जो है महिलाओं का, जी महिलाओं की मतलब बोलिए। नीतीश कुमार जी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर पहले से था। तो महिलाएं नीतीश कुमार के साथ जाएंगी ये पहले से भी लोग कह रहे थे, लेकिन वोटिंग परसेंटेज 1% बढ़ता, 2% बढ़ता, 3% भी बढ़ता, समझ में आता। 8% का सर हाइप बिहार के इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या देख रहे हैं कि कौन लोग हैं जिन्होंने इतना भयंकर वोट कर दिया, वो भी तब जब 45 लाख वोट पिछली बार से कट हो गए, कम हो गए हैं। 65 लाख। जी देखिए, आपने जवाब खुद दे दिया। 2-3 कारण है। एक तो जो एसआईआर हुआ, जो 65 लाख वोट कटे हैं, तो स्वाभाविक है कि परसेंटेज बढ़ेगा, उस आधार पर ही परसेंटेज निकाला जाएगा, क्योंकि 65 लाख जो इनवैलिड वोट थे वो हट गए। दूसरी बात महिला की हम लोग कर चुके हैं। अब बात करिए युवाओं की। जो प्रशांत किशोर का जो कैंपेन चला पिछले 3 सालों से, वो जो घूम रहे हैं, जो बिहार में रोजगार पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की बातों की भी अपील हुई है। और वैसे वोटर जो वोट करने नहीं जाते थे, युवा जो नहीं जाते थे, जो फेसबुक इंस्टाग्राम में बिजी रहते थे, उन लोगों ने भी इस बार पहले चरण में हम लोगों ने देखा कई बूथों पर बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। तो युवाओं का एक रुझान, निश्चित तौर पर आप क्रेडिट प्रशांत किशोर को भी दे सकते हैं। और चुनाव आयोग ने भी कहिए कि बेहतर काम किया है। जो मोबिलिटी है बूथ तक जाने की, उसमें भी बहुत सारी सुविधाएं हुई है। तो मिला जुला के एक ओवरऑल हुआ है जिससे परसेंटेज बढ़ा है। कोई एक कारण नहीं है, 3-4 कारण है जो परसेंटेज बढ़ा है। और कहते हैं एक जो आंकड़ा है कि जब जब 60% से ज्यादा मतदान बिहार में हुआ है, बदला हुआ है, और लालू यादव ही सरकार बना है जब भी 60% से ज्यादा मतदान हुआ है बिहार। अच्छा सरोज सर, अभी तो हमें आपसे बहुत कुछ पूछना है, इसीलिए अब मैं चलती हूँ रविकांत सर के पास। रविकांत सर, हम जो लगातार चीजें देख रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो हैं जो नगर निगम के चुनाव में भी हम देखते हैं कि पूरी ताकत झोंक देते हैं, लेकिन प्रचार के आखिरी दिन नरेंद्र मोदी का कोई रैली नहीं था, कोई भाषण नहीं था। ये क्या दिखा रहा है? क्या ये या तो बीजेपी ने ये मान लिया है कि हम जीत रहे हैं तो फिर आखिरी दिन प्रचार करने की क्या जरूरत है, और या तो फिर ये हार की हताशा है? आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मोदी जी का आज नहीं होना निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और हम सबके लिए बहुत आश्चर्यजनक है, क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री से ज्यादा प्रचार मंत्री दिखाई पड़े हैं पिछले 10-11 साल में, आप देखिए। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक तरह की हताशा है, और मैसेज देना है खास करके उन लोगों को जो नीतीश कुमार के वोटर हैं, नीतीश कुमार के सिंपैथाइजर हैं। क्योंकि लगातार अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी ने जो मैसेज दिया है बिहार के लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी अकेले सरकार अपना बनाना चाहती है, और यही वजह है कि आपने पहले फेज में देखा कि जो एक नारा लगा अंदर खाने की, लालटेन ही तीर है और तीर ही लालटेन है, उसने बहुत बड़ा फासला पैदा कर दिया। और नीतीश कुमार के प्रति जो सिंपैथी दिखाई पड़ी, उससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान हुआ, जिसे हम लोग बिहार की राजनीति में लवकुश समीकरण कहते हैं। कुर्मी और कोयरी वोटर जो कहते हैं, यादव के बाद जो सबसे मजबूत वोटर है, वो वोटर जो नीतीश कुमार का अपना मजबूत वोटर हुआ करता था, वो जब एनडीए में है तो बीजेपी के साथ भी जाता था, जहां पे जेडीयू और बीजेपी का कैंडिडेट है। लेकिन इस बार जिस क्या दिखाई पड़ रहा है कि जहां जेडीयू का कैंडिडेट है वहां तो वो जेडीयू माने एनडीए के लिए गया है, लेकिन जहां बीजेपी और आरजेडी आमने सामने है या बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है, वहां पर ये कुर्मी कोई माने लवकुश जो समीकरण है वो गया है आपके महागठबंधन के साथ। ये जो गुस्सा है, इस गुस्से को थोड़ा डाइल्यूट करने के लिए मोदी जी ने आज मैदान छोड़ दिया कि ये जो सीधा असर पड़ रहा था कि साहब नीतीश कुमार नहीं होंगे। अभी आप लगातार कहते आ रहे हैं कि हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, माने अगर चुनाव हार जाए तो ठीक रहा, आप नीतीश कुमार के सिर पर फोड़ दें, और जीत जाएंगे तो फिर नीतीश कुमार का हम वही हल करेंगे जो महाराष्ट्र में शिंदे जी का हुआ। हाँ, अभी तक हमने देखा कि नरेंद्र मोदी एनडीए का नाम लेके देते थे, क्रेडिट एनडीए को देते थे, लेकिन अब वो नीतीश कुमार का नाम ले रहे हैं कि नीतीश जी की सरकार में ऐसा हुआ, नीतीश जी की सरकार के पहले ऐसा नहीं था। तो ये भी हमें देखने को मिलेगा पहले चरण के बाद ये चेंज भी आया प्रधानमंत्री में। नहीं, ये कैसे आया? ये तभी आया जब नीतीश कुमार के वोटर ने
वो लालटेन को या कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, बीजेपी को नहीं दिया। उसके बाद ही होश ठिकाने आया। जेडीयू ने भी बता दिया कि अब 7 दिन बाकी है, अगली बार फिर नीतीश सरकार, 5 दिन बाकी है फिर से नीतीश सरकार, ये सीधा दिखाया। अमित शाह ने कह दिया कि आप जो मैसेज दिया कि 80 सीटें लेकर के आइए और अब आप मुख्यमंत्री पाइए भारतीय जनता पार्टी का, ये मैसेज बिहार में चला गया। और बिहार की जनता जो है वो पॉलिटिकली बेहद अवेयर है, बहुत कॉन्शियस है। ये और दूसरे राज्य नहीं है। आप उनको गरीबी और अशिक्षा से नहीं जोड़ सकते कि साहब पॉलिटिकली वो कॉन्शियस नहीं है। बिहार के लोगों में ये चेतना है और वो कतई नीतीश कुमार को अपमानित होते हुए नहीं देखना चाहते कि साहब 1-2 गुजराती लोग हैं वो पूरा हाईजैक कर ले जाए चुनाव को। और वो व्यक्ति जो ये कहते हैं कि बिहार में साहब जमीन नहीं है, जमीन अडानी साहब को दे दी जाएगी 1 रुपए के रेट पर, लेकिन कहेंगे कि हम इंडस्ट्री लगाएंगे गुजरात में, यहाँ आकर के आप मजदूरी करेंगे, ये अपमान भी दिखाई पड़ा बिहार के लोगों को। और यही कारण है कि सीधे तौर पर उन्होंने जवाब दे दिया। और वो जवाब आप देखिए, जो डिप्टी सीएम है उनकी कार पर जब गोबर फेंका गया और वो व्यक्ति हताशा में ये कह रहा है कि जो हमारे साथ सिक्योरिटी गार्ड है वो गोली क्यों नहीं चला रहा, वो फायर क्यों नहीं कर रहा है, तो उससे ही आप देखिए पूरा बीजेपी की हालत को समझ सकते हैं। और खुद वो व्यक्ति चुनाव वहां लूज कर रहा है। ये जो मुश्किलें हैं उसने बीजेपी और मोदी को ये मैसेज कर दिया कि नहीं साहब आप दाल गलने वाली नहीं है। हम जो शून्यकरण करना चाहते थे नीतीश कुमार का, ये महाराष्ट्र नहीं है, ये बिहार है। और बिहार जो पलटवार जब करता है तो फिर चाहे दिल्ली हो चाहे गुजरात हो, दोनों हिलते हैं। और यही वजह है कि मोदी ने भी अपना छोड़ दिया बिहार को। हाँ, ये जरूर है, मुझे तो लगता है कि जिस दिन 11 तारीख को जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन मोदी जी का हमें मूवमेंट देखना है कि वो कहां से भाषण दे रहे हैं, जिसको लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा या कोई और इवेंट कर रहे हैं, ये देखना पड़ेगा बिहार को लेकर के। लेकिन जो कैंपेन भी हुआ है प्रज्ञा जी, मतलब हम लोगों को आश्चर्य नहीं होता है, दुख होता है, कई बार शर्म आती है कि प्रधानमंत्री की भाषा क्या है। सिक्सर, कट्टा, गोली, बंदूक और आज तो रंगदारी, इस तरह की भाषा। मुझे फिर याद आता है कि ये तो गॉडसे वाले लोग हैं, मोदी जी के हीरो तो गॉडसे हैं। वो गॉडसे जिसने 78 साल के बूढ़े राष्ट्रपिता को 3-3 गोलियां मारी, इनको और क्या याद आए। प्रज्ञा जी एक सवाल मैं शैलेश सर से लेना चाहता हूं, क्योंकि शैलेश सर नीतीश कुमार की टीम में भी एक वक्त काम कर चुके हैं और पत्रकारिता में बहुत लंबा अनुभव रहा है, बहुत लंबा। प्रज्ञा जी, जब हम लोग सीवियां न्यूज चैनलों में देते थे तो शैलेश सर न्यूज चैनलों को हेड कर रहे होते थे। तो और बिहार से भी हैं, बिहार से हैं भी, बिल्कुल बिहार की रग-रग से वाकिफ है, नब्ज जानते हैं बिहार की। एक सवाल मैं बड़ा लोगों से पूछना चाहता हूँ, बिहार में भी मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा कि जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि उनकी वजह से बिहार के युवा रील बना ले रहे हैं और रील बनाकर जो है वो पैसा छाप ले रहे हैं। फिर जेपी नड्डा ने कल या परसों में इस बात को उन्होंने रिपीट किया कि यहाँ का युवा जो है वो यूट्यूबर बन गया है, ये भारतीय जनता पार्टी का जो है वो इतना बड़ा अपना मोबाइल चार्ज कराने के लिए। सुनिए एक बार, सुनिए, आपको याद है ना 12 रुपए देते थे ना अपना मोबाइल चार्ज कराने के लिए। ये अंधकार बिहार था। और आज मुझे खुशी होती है कि आज नौजवान गांव-गांव में यूट्यूबर बना हुआ है और यूट्यूब पर मगही में, मैथिली में, भोजपुरी में, अपनी भाषा में अपनी कमेंट्री करता है और यूट्यूब में चढ़ा देता है और उसके माध्यम से वो इन्फ्लुएंसर बनता है। इस तरीके की स्थिति बनी है। तो सर शैलेश जी, आपने इतना लंबा देखा बिहार को, तो नरेंद्र मोदी जी का क्रेडिट ये है कि उन्होंने वो रील बनवा दे रहे हैं। नड्डा जी उनसे आगे जाते हैं, कहते हैं रील नहीं, वो यूट्यूब पर नौजवान सब वीडियो चढ़ा दे रहा है, ये हम लोगों ने का करिश्मा है, हम लोगों ने करके दिखाया है। तो बिहार के युवा या बिहार के लोग क्या इसको रोजगार सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, या इससे चिढ़ रहे हैं, या फिर इसको सौगात ले रहे हैं कि नहीं होती भाजपा तो फिर ये यूट्यूब नहीं आता या फिर ये रील हम नहीं बना पाते, या ये भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ बताने को नहीं है, इस वजह से यूट्यूब पर लोग बना ले रहे हैं उनकी कृपा से, ये वो बतला रहे हैं, कुछ कहने को है इसलिए कह रहे हैं। ये प्लस में जा रहा है कि माइनस में? मेरे कहने का, पूछने का मतलब ये है भाजपा के। नमस्कार।
मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि कितने लोग बिहार में यूट्यूबर हैं, कितने लोग ये वीडियो बना रहे होंगे और अपलोड कर रहे हैं, आप संख्या बताएंगे? मेरे पास भी संख्या नहीं है। 500 होंगे, 1000 होंगे। ना उन्होंने कहा मैथिली तो मगधी जो भाषा जिसको आती है वो बना लेता है और यूट्यूब पर चढ़ा देता है, ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। असमिया में नहीं हो रहा है, मणिपुरी में नहीं हो रहा है, गुजराती में नहीं हो रहा है। कौन सी भाषा है जिसमें कि यूट्यूब अब नहीं बन रहा है? इस तरह के वीडियो या रील जो है वो कहां पर नहीं बन रहा है। वो एक ऐसा मौका आया और उसके लिए वो क्या श्रेय ले रहे हैं? डेटा सस्ता है। वो जिस दौर में, कांग्रेस के दौर में, जब ये कुल मिलाकर के जब शुरुआत हुई थी, मोबाइल फोन की बात मैं कर रहा हूँ, ये 96-97 में बहुत महंगा था, फिर बाद में चलते चलते सस्ता हुआ। आप सारे लोगों को याद होगा कि कुछ साल पहले तक 10 रुपए के रिचार्ज के विज्ञापन आते थे। आज जाइए, 300 रुपए से कम का कोई रिचार्ज नहीं है। कहां से सस्ता कर दिया उन्होंने? नहीं सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे भाजपा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हमने राशन दे दिया, तो लोगों ने कहा कि वाह राशन मिल गया है, मोदी जी का आशीर्वाद है, उनकी दया से मिल गया और राशन तो कम से कम मिल रहा है। उन्होंने कहा कोरोना की सुई लगा दी, तो लोगों ने कहा वाह मोदी जी वाह, सुई तो कम से कम लग गई, बच गए कोरोना से हम लोग। तो उसी पैटर्न पर भारतीय जनता पार्टी, हम लोग जैसे यहाँ से बैठ कर देख रहे हैं, आप बिहार से लौट के आ गए यहाँ से, तो क्या ये लोग इस तरीके से ले रहे हैं कि हमको डेटा दे दिया जिससे हम रील बना पा रहे हैं कम से कम, या यूट्यूब पर हम अब कुछ अपलोड कर पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की वजह से, वाह मोदी जी वाह? बिल्कुल नहीं। इसमें प्लस में जा रहा है माइनस में? न तो लोग ये इसको कोई अप्रिशिएट नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि हर आदमी जानता है, जो लोग डेटा यूज कर रहे हैं वो जानते हैं कि डेटा की कीमत लगातार बढ़ती गई है, घटी नहीं है, और इसलिए उनको फायदा नहीं हो सकता। आज की तारीख में एक सुविधा पहले और थी कि आप जो है आप अपना रिचार्ज मत कराइए, लेकिन इनकमिंग कॉल आपके पास आता रहेगा, आउटगोइंग नहीं होगा। आज है क्या? नहीं है। मैं अभी संयोग से किसी और के कारण से गया था, तो किसी के लिए 10 दिनों के लिए एक सिम कार्ड चाहिए था, तो मिनिमम उन्होंने 299 शायद 300 रुपए का मिनिमम बताया। 29 दिनों के लिए उन्होंने कहा इससे छोटा कोई डेटा नहीं है। तो ये 10 रुपए वाला डेटा कहाँ चला गया? 100 रुपए वाला डेटा कहाँ चला गया? तो ये फोन जो चलता है और जो ये डेटा है उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। आपको पता ही है कि आप फोन के लिए लेते हो और उसी पर डेटा भी चलता है। तो ये टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है। पहले तो इसी को देख देख करके मोदी बार बार कह रहे हैं क्या पहले चरण में विकास को वोट दिया जनता ने, जो इतना बम्पर मतदान हुआ ये विकास को हुआ, इसी को विकास समझ रहे हैं क्या? ये विकास करा दिए हैं डेटा सस्ता करा के। अब बकौल मोदी, बकौल नड्डा कि डेटा सस्ता हो गया, लोग पैसा छाप रहा है। नहीं, ये जो है, ये पहली चीज मैं एक चीज और बता दूं कि डेटा को लेकर के जो बोल रहे हैं, पहले जो है डेटा का कंप्रेशन संभव नहीं था। फिर आपको याद होगा कि 2G आया। 2G का क्या है मतलब? उसी पाइपलाइन में, यानी वो जो हवा में है वो, लेकिन एक पाइपलाइन तो बनता ही है ना, तो उसी पे 2 गुना डेटा जाने लगा। फिर 4G आ गया, अब 5G आ गया। तो सेम आप एक तरफ से आप केबल का या तार का अगर कल्पना कीजिए, एक वेव चल रहा है, उस वेव में अब आप 5G का मतलब है 5 गुना ज्यादा कंप्रेस्ड है वो, इसलिए 5 गुना ज्यादा। मतलब हम लोग जानना ये चाह रहे हैं सर कि ये भारतीय जनता पार्टी से चिढ़ रहे हैं लोग ये सुनने के बाद, या फिर उनको लग रहा है कि वाह वाह हमको कम से कम ये दिया? तो मतलब इन दोनों में से कैसे ले रहे हैं लोग ये समझ रहे हैं कि जो इसको समझ सकते हैं उनका यही मानना है कि जैसे एक झुनझुना हर बार पकड़ा देते हैं मोदी जी, वैसे ही पकड़ा रहे हैं, वैसे ही वो जो है वो ये दिखा रहे हैं। आप देखिए, आप हमारे पास व्हाट्सएप का कोई विकल्प है? नहीं है। चीन के पास है। हमारे पास जो है जो यूट्यूब है उसका कोई विकल्प है? चीन के पास है, उनका अपना यूट्यूब है। यूट्यूब नाम नहीं है, कुछ और है, उनका अपना व्हाट्सएप जैसा वो है। तो कहाँ इन्होंने किया? अगर वो भारत में इस तरह के जो कुछ डेवलप भी हुए वो दूसरी कंपनियां खरीद लेती हैं, तो
तो अपना भारतीय कुछ डेवलप करने दिया होता, और ये होता है कि सारा रेवेन्यू यहाँ रह रहा है। ये तो जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, अरबों रुपए यूट्यूब के जरिए अमेरिकी कंपनियों को जा रहा है, क्योंकि यूट्यूब अमेरिकी कंपनी है। बिल्कुल सही बात है। तो क्रेडिट प्रज्ञा ये जी, ले प्रज्ञा अच्छा, जी देवकी एक सवाल नंदन सर के पास मैं बस धन्यवाद एक सवाल देवकी एक नंदन, सवाल देवकी मैं बस नंदन- एक सवाल लूंगा, एक सवाल देवकी नंदन सर से। हाँ, देवकी नंदन सर, कवि ने कहा कि मारब सिक्सर के 6 गोली छाती पर, तो कवि की इन पंक्तियों का आप कैसे संदर्भ प्रसंग समेत व्याख्या करेंगे? ये तो भारतीय है सर। सर कह रहे हैं कि यूट्यूब सब भारतीय नहीं है, ये बिहार की धरती की उपज है। मोदी जी ने इसको जो है आगे बढ़ाया है। क्या समझते हैं सर इससे? पवन सिंह जो बीजेपी में हैं, उन्हीं का ये गाना है, और वही उस पर वो डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। और एक दूल्हा दुल्हन खड़े होते हैं और पवन सिंह गाते हुए आते हैं और सामने पिस्तौल दिखाते हैं। तो वो जो दुल्हन होती है वो लड़के के सामने, दूल्हे के सामने आ जाती है, और ये गाना है। देखिए क्या है कि प्रधानमंत्री की पद की जो गरिमा है वो बहुत बड़ी गरिमा है। प्रधानमंत्री का पद जो है सबसे सर्वोच्च पद है। वैसे तो राष्ट्रपति का सबसे सर्वोच्च पद है, लेकिन प्रधानमंत्री का पद सबसे बड़ा पद है। मुझे याद नहीं है कि नरेंद्र मोदी से पहले जितने भी प्रधानमंत्री हुए, क्या वो स्टेट के इलेक्शन में जाया करते थे? अगर जाते थे तो कितने कैंपेन करते थे? एक दो इंदिरा गांधी तक जो है 1-2 कैंपेन करती थी पूरे स्टेट का इलेक्शन जब होता था। जब नेशनल इलेक्शन होता था तब वो कैंपेन पर निकलते थे। स्टेट का पूरा इलेक्शन का कैंपेन स्टेट के नेताओं के जिम्मे हुआ करता था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं 2014 से, 14 में वो प्रधानमंत्री बनते हैं, दिल्ली का चुनाव होता है, और दिल्ली के चुनाव में खुद मैदान में उतर जाते हैं कि आप मुझे चुनिए। सवाल ये उठता है कि क्या ये प्रधानमंत्री को सोचता है? प्रधानमंत्री का चुनाव हो, देश का चुनाव हो, तो प्रधानमंत्री को देश भर में 543 लोकसभा सीटें हैं, निश्चित तौर पर 150 कैंपेन करना चाहिए, 150 लोकसभा क्षेत्रों में जाना चाहिए। लेकिन अगर राज्य का चुनाव है तो राज्य के नेताओं के लिए होना चाहिए और राज्य का मुख्यमंत्री चुना जाना चाहिए। तो अब प्रधानमंत्री की बात मैं क्या करूं? तो इस तरह की भाषा उनकी रहती है। इसको लेकर के बहुत ज्यादा 3 बार उन्होंने कट्टे का प्रयोग किया है। पहली बार तो उन्होंने कहा कि तेजस्वी ने कांग्रेस के कनपट्टी पर कट्टा लगा करके जो है मुख्यमंत्री का पद घोषित करवा लिया। उसके बाद दूसरी बार ये बोले, उसके बाद तीसरी बार जब कल उन्होंने कैंपेन खत्म किया सीतामढ़ी में, तो भी उन्होंने कट्टे का उपयोग किया। सवाल ये उठता है कि क्या प्रधानमंत्री, लेकिन सवाल ये कि ये भी कहे प्रधानमंत्री से सवाल पूछेगा कौन? किसी पत्रकार की हैसियत नहीं है कि प्रधानमंत्री से सवाल पूछे। को जो भी पत्रकार आज तक प्रधानमंत्री का इंटरव्यू किए हैं, कोई आम खिला रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो जब किसी से कोई सवाल नहीं पूछा जाता है तो ये मान लेता है वो कि हम ही सबसे जो बड़े ताकतवर हैं और हम जो कह रहे हैं वो सही है। तो प्रधानमंत्री जी ने भी ऐसा मान लिया है कि जो वो कह रहे हैं वही सही है। हालांकि प्रधानमंत्री अपनी भाषा तो कुछ बोलते नहीं है, प्रधानमंत्री वही बात बोलते हैं जो उनको लिख करके दिया जाता है। इस नाते उनका दिमाग भी नहीं चलता होगा। कई बार क्या होता है कि जब आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो, तो सर लिख करके तो सोच समझ करके दिया जाता होगा, तो लिख करके सोच समझ करके तो उनको लगता होगा ये कट्टा पट्टा तमंचा हम बोलेंगे तो बिहार की जनता झूम कर हमारे साथ आएगी कि मारब 6 गोली सिक्सर के छाती पर और कनपट्टी पर कट्टा और ये सब। गाना गलत गा दिया। ये लाइन दरअसल क्या है कि कट्टे का प्रयोग क्यों वो करते हैं, इसको भी समझिए। वह अपने जो वोटर हैं उनको सेव करना चाहते हैं। जो बीजेपी का वोटर है वो कहीं छिटकने ना पाए, क्योंकि बीजेपी की पूरी पॉलिटिक्स डर पर आधारित है। वो डरा करके वोट लेना चाहती है। उत्तर प्रदेश में क्या है, मुसलमानों से हिंदुओं को डराकर हिंदुओं को एकजुट किया जा रहा है। 750 साल तक मुगल शासन किए, क्या हिंदू खत्म हो गए? बिहार में ये चल नहीं पाएगा। ये बिहार में हिंदू मुसलमान चल नहीं पा रहा है। तो जब बिहार में हिंदू मुसलमान नहीं चल पा रहा है तो वो 20 साल पुरानी बातों को कर रहे हैं। 20 साल पहले देश का क्या हाल था? 20 साल पहले देश में हर जगह कट्टा चलता था, अपहरण होते थे, अपराध होते थे, मर्डर होते थे, सब कुछ होता था। उसकी चर्चा वो नहीं कर रहे हैं।
बिहार में उससे भी पहले 15 जब लालू का राज था उससे पहले भी बहुत सारी घटनाएं होती थी। क्या प्रधानमंत्री जी उसकी चर्चा करते हैं? नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि लालू को हम कैसे डैमेज कर सकते हैं, तेजस्वी यादव को कैसे डैमेज कर सकते हैं। तेजस्वी के खिलाफ उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि तेजस्वी के खिलाफ न तो अभी तक कोई करप्शन का मामला है, न तो कोई लूट लपेट का मामला है। वो एक मामला जो उनके खिलाफ चल रहा है कि पैसे के बदले जमीन। आप सोचिए कि जब तेजस्वी 8 साल के रहे होंगे तब ये घटना घटी थी और तेजस्वी के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। तो अब देश की एजेंसियों का यही हाल है। लेकिन प्रधानमंत्री को अपनी भाषा सुधारनी चाहिए। इस तरह की भाषा अगर वो बात करेंगे तो देश में मैसेज नहीं जाएगा। हालांकि उनके भक्त इसी में खुश हैं, उनको लगता है कि नहीं प्रधानमंत्री जी ने सबको ठीक कर दिया कट्टे की बात करके, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं। ये भी बहुत अजीब बात है कि हम प्रधानमंत्री की भाषा पर चर्चा कर रहे हैं सर, क्योंकि हम इससे पहले ही लोकसभा चुनाव में देख चुके हैं कि वो कैसे मंगलसूत्र, भैंस और न जाने क्या कुछ कह चुके हैं। तो वो वाला विश्वास तो पहले ही टूट चुका है कि प्रधानमंत्री जी ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हैं। इतना विश्वास है, जब वो भाषण देते हैं और वो इस तरह की बातें करते हैं तो पता रहता है कि वो कुछ कह रहे हैं। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने जो एक बात कही थी कि अब आप चुनाव के समय नरेंद्र मोदी को अगर चाहें तो उनकी नृत्य की कला का भी आप दर्शन कर सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं दिख भी रहा है कि प्रधानमंत्री चुनाव में बहुत ही ज्यादा चाहते हैं कि लोग उनकी ही तरफ आए, इसके लिए कुछ भी करेगा। अच्छा भरत जी, आप प्रधानमंत्री जी की भाषा पर इतना क्यों गौर कर रहे हैं, जबकि आप तो इस पर बताइए कि नीतीश कुमार से बड़ी दूरी बना लिए हैं। नीतीश कुमार खुद बड़ी दूरी बना लिए हैं चुनाव आते आते दूसरे चरण का। पहले चरण के बाद तो और एक साथ आना चाहिए था, संकेत जाता कि दोनों साथ में है, लेकिन यहाँ तो उनकी रैली में शामिल नहीं हो रहे हैं, मंच नहीं साझा कर रहे हैं नीतीश कुमार। ये क्या दिखा रहा है? क्या तेजस्वी के लिए गैप रखा जा रहा है क्या? जी प्रज्ञा जी, देखिए नीतीश कुमार दो चीजें चाहते थे। पहली चीज ये चाहते थे कि नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि कट्टा सटाकर कांग्रेस से उम्मीदवार घोषित करा लिया, तो नीतीश कुमार जी भी यही चाहते थे कि उनको भी भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार घोषित कर दे और खुलकर कह दे कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे बिहार के आने वाले समय में। आपको याद होगा पटना में जिस दिन नरेंद्र मोदी जी का रोड शो था, उस दिन नीतीश कुमार को एज अ कटसी वहां पर आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आए। उस दिन से ये बात और हो गई, आगे बढ़ गई। एक भी रैली, साझा रैली नहीं की। होना तो ये चाहिए था कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीत के इतने एक रैली किया था प्रधानमंत्री के उसके साथ, बाद उसके बाद सर, उसके बाद रोड शो के बाद, नहीं, रोड शो के पहले किया था। हाँ, रोड शो के बाद कोई रैली नहीं की। तो होना तो ये चाहिए था प्रज्ञा जी कि आखिरी दिन नरेंद्र मोदी जी रैली करते, जिस दिन आप चर्चा कर रही हैं। मोदी जी रैली नहीं कर रहे हैं, एक दिन पहले ही वो मैदान से आउट हो चुके हैं, आज उनका कोई वो नहीं है। दूसरा ये कि नीतीश कुमार जी, मुझे ऐसा लगता है कि एक स्पेस मेंटेन करके रखना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से, इसलिए क्योंकि अगर समय आए, परिस्थितियां आए और उस हिसाब की सीटें आए तो तेजस्वी यादव के साथ में या आरजेडी के साथ में जाने में उनको कोई परेशानी ना हो। हम और आप ग्राउंड पर घूम रहे थे तो बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे थे, जेडीयू और आरजेडी के कार्यकर्ता या जेडीयू आरजेडी के समर्थक या उनके लिए वोट करने वाले लोग कहीं भी हमको एक दूसरे को गाली बकते हुए नहीं मिले कि आरजेडी वाले खराब हैं, बेकार हैं, जंगल राज वाले हैं, कहीं भी नहीं। या फिर आरजेडी वाले ये कहते हुए नहीं मिले कि चाचा नीतीश जी कुछ किए नहीं, इनके समय में कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं किए, कुछ नहीं। दोनों सिर्फ यही बात करते हैं, अरे उनकी क्या बात करते हैं, तो तलवार, वो तो तीर ही लालटेन है और लालटेन ही तीर है। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार एक स्पेस बना करके रखना चाहते हैं, एक जो डीलिंग का जो स्पेस होता है वो बना करके रखना चाहते हैं, जिससे ये मैत्रीपूर्ण भारतीय जनता पार्टी से भी ना लगे कि हम आपसे इतना ज्यादा मैत्रीपूर्ण है कि आप कुछ भी कह दीजिए, कुछ भी कर लीजिए और हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। नीतीश कुमार अपना जो रूप है वो दिखला रहे हैं। दूसरी चीज ये कि इस चुनाव के भीतर बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी इसलिए आश्वस्त है, नरेंद्र मोदी जी इस वजह से रैली नहीं कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। दिन में 2 ही रैली की उन्होंने, जो भी पीछे रैलियां की, ज्यादा मेहनत इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है, चुनाव आयोग उनके साथ है और ये सारी चीजें हैं, इसलिए ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, इस वजह से वो ऐसा कर नहीं रहे। जबकि प्रज्ञा जी, पहले चरण के चुनाव में, मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूं, जल्दी से अपनी बात को खत्म करूंगा। पहले चरण के चुनाव से पहले तक किसी के मुंह से अगर आपने ये बात सुनी हो
कि इस बार भयंकर वोटिंग होगी, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं, या मोदी जी ने ही कहीं मंच से कहा हो कि दबाकर वोट करना, भयंकर वोटिंग करना और सब प्रतिशत सब बराबर कर देना, कहीं नहीं कहा। लेकिन मोदी जी ने कल अपनी आखिरी रैली में इस बात को कहा कि इतनी वोटिंग करना कि पिछले वाले जो पहले चरण में वोटिंग हुई है उनका रिकॉर्ड आप लोग तोड़ देना, पहले वो चरण वालों का रिकॉर्ड तोड़ देना, ऐसा कहा है प्रधानमंत्री। ये दिखलाता है कि पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई है। और दूसरी बात ये कि जब ये लोग पूछते हैं कि इस बार मेहनत भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, बूम करेगी, तो क्या बूम करेगी? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पिछली बार 110 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी 110 सीटों पर 73-74 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। इस बार 9 सीटें तो ऐसे ही कम हो गई हैं, 101 सीटों पर लड़ रहे हैं। अगर आप पिछली बार भारतीय जनता पार्टी जिस स्थिति, मजबूत स्थिति में थी, प्रचंड लहर पर थी और राष्ट्रवाद की लहर पर थी, पुलवामा और उलवामा सब हो चुका था, उसके बाद प्रचंड राष्ट्रवाद वाली लहर थी। उस लहर में जब भाजपा 110 सीटों में 74 जीतती है, इस बार तो भारतीय जनता पार्टी के पास कहने के लिए भी कुछ नहीं है। कहने के लिए यूट्यूब है, रील है, कट्टा तमंचा, इससे आगे कुछ कहने को आप ना तो सुनाई देता है ना तो दिखाई देता है। जब लहर नहीं है और कहने के लिए भी कुछ नहीं है और 9 सीटें कम पर भी लड़ रहे हैं, तो वैसे भी आप 74 से 9 तो ऐसे ही माइनस कर दीजिए, 74 से 9 माइनस कर देंगे आप तो जाते हैं आप 64 के ऊपर। 9-10 अगर माइनस करते हैं 64 पर जाते हैं, 64-63 पर, 63 थी या 74 थी या 73 थी, ऐसी कुछ थी भाजपा की सीटें, तो 63-64 पर जाकर गिरते हैं। उसमें से भी अगर एंटी इनकम्बेंसी के फैक्टर के तहत बहुत कम 10 सीटें माइनस कर दीजिए, बहुत कम 10 सीटें माइनस करेंगी प्रज्ञा जी, बहुत कम, मैं बहुत बड़ा लॉजिक नहीं लगाता, तो भी 53-54 पर आकर भारतीय जनता पार्टी अटक जाती है। जब बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी तब 53-54 के आसपास भारतीय जनता पार्टी आकर अटकती हुई मुझे दिखाई देती है। नीतीश कुमार गेन करते, नो डाउट, सरोज जी ने जैसे कहा नीतीश कुमार गेन करेंगे, महिलाओं का वो समर्थन हमने ग्राउंड पर भी देखा, महिलाएं नीतीश कुमार के साथ हैं, वो इस वजह से भी साथ हैं क्योंकि उन्होंने शराब बंद की और बिहार में ज्यादातर घरों में मर्द शराब पीकर गांवों में आते थे और महिलाओं के साथ मारपीट करते थे या दुर्व्यवहार करते थे, वो जो घरेलू हिंसा वाली बातें होती है वो होती थी। तो महिलाएं व्रत रखती थी कि भाई इनकी, हमारे पति परमेश्वर की जैसे तैसे शराब छूट जाए या कैसे भी करके इनकी शराब, तो वो नीतीश कुमार के लिए उनके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर है महिलाओं के। 10,000 वाला फैक्टर अलग है, बेटियों को जो पैसा दे रहे हैं इंटर और ग्रेजुएशन में वो अलग है और बाकी पेंशन वाली अलग है। तो नीतीश कुमार तो आप होते दिख रहे हैं भाई, पिछली बार इतना गिरे थे तो इस बार और तो नहीं गिर सकते, मुझे गिरते हुए नहीं दिखाई दे रहे। पीके ने एक इंटरव्यू में कहा कि नीतीश कुमार नहीं ऊपर जाएंगे, ये बदलाव की लहर और ये हमारे लिए बदलाव की लहर है, तो वो भी वैसा भी दिखाई नहीं देता है। नीतीश कुमार जितना गिरने थे मेरे हिसाब से, मेरे अपने आकलन के हिसाब से, बाकी तो सरोज सर बताएंगे, नीतीश कुमार जितना गिरने थे वो गिर चुके। उनका नुकसान जितना चिराग पासवान को करना था 140 सीटों पर पिछली बार चिराग पासवान ने कैंडिडेट खड़े किए, उनका नुकसान उस वजह से हो चुका। इस बार नीतीश कुमार अब इससे नीचे मुझे गिरते नहीं दिखाई दे, अप ही होंगे, चाहे 4 अप हो, चाहे 10 अप हो, चाहे वो 50 तक पहुंचे, चाहे 65 तक पहुंचे, जो भी अप हो, नीतीश कुमार हमको अप होते दिखाई देते हैं प्रज्ञा जी। और रही तेजस्वी यादव की बात, तो उसमें एक डाउट मुझे ये दिखाई देता है कि ये जो वोट प्रतिशत बढ़ा है, मजदूरों का ये वोट कहाँ गया है, युवाओं का वोट क्या झूठकर तेजस्वी यादव को ही नौकरी के नाम पर मिला है? अगर इसका जवाब हाँ है तो तेजस्वी यादव मुझे 80 प्लस होते हुए और 80 के आसपास होते हुए मुझे दिखलाई देते हैं, ऐसा मुझे लगता है, मेरा अपना अनुमान है। मैं कोई ऐसी भविष्यवाणी या फिर ऐसा दावा नहीं कर रहा, लेकिन मेरा अपना अनुमान, जितना मैंने बिहार को समझा है, घूमा है, अच्छा, उतना उस हिसाब से मुझे लगता है। सरोज सर, अब मैं देखिए, आप तो बिहार के हैं, आप बिहार के वोटरों को, बिहार के लोगों को और बिहार को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, तो थोड़ा बताइए आपका अनुभव क्या कहता है, जातीय गोलबंदी का परिणामों पर कितना असर पड़ने वाला है? जातिवादी में प्रज्ञा जी, रोजगार पर वोट कर जाएगा? देखिए प्रज्ञा जी, बिहार है तो आप भी बिहार आई थी, तो आप जानते, आपने महसूस किया होगा कि एक कास्ट जो है बड़ा फैक्टर है बिहार के चुनाव में, वो हमेशा है, 20 में भी था और 25 में भी है, और अगर बहुत कुछ नहीं बदला तो 30 में भी रहेगा, 29 में भी रहेगा। तो वो सच्चाई है बिहार की, इसको हम लोग को मानना चाहिए। तो जो एक सामाजिक समीकरण बनाते हैं नीतीश कुमार चुनाव के लिए, और दूसरी पार्टियों ने भी इसको बनाना शुरू किया, टिकट बंटवारे से लेकर तमाम चीजों में जो
सामाजिक समीकरण, जातीय समीकरण का एक बैलेंस बनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा चुनाव में मिलता है। और जो पहले चरण की जो वोटिंग हुई है उसमें नो डाउट इसका प्रभाव था, और उसका प्रभाव इतना था कि जो अभी बता रहे थे हमारे साथी की जो 43 फिगर था नीतीश कुमार का, हमको लगता है, जो मेरा अनुमान है कि उसके आसपास की सीटें नीतीश कुमार पहले फेज में ही ले चुके हैं, जो अभी तक की ग्राउंड रिपोर्ट है। सेकेंड फेज में तो उनको बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि जो दूसरा चरण है चुनाव का, जो उसकी पोलिंग होनी है 11 तारीख को, वो सीमांचल के इलाके में, मिथिलांचल के इलाके में और थोड़ी सा मगध के इलाके में। तो जब 2020 का चुनाव हुआ था उस समय भी इस सब चरण में बीजेपी ने अपने आप को रिकवर किया था, जनता दल यूनाइटेड ने रिकवर किया था, क्योंकि शाहबाग के इलाके में जो संकेत था कि आप बुरी तरीके से हार रहे हैं, तो वो डैमेज कंट्रोल हो गया था। लेकिन वो परिस्थितियां 25 में नहीं है। 25 की परिस्थितियां कुछ अलग है। देखिए, अगर एक छोटा सा उदाहरण अगर हम केवल सीमांचल का ही लेके चले, सीमांचल में क्या हुआ था? सीमांचल में पिछले बार 12 सीटें एनडीए ने जीती, 7 सीटें महागठबंधन के खाते में आई थी, एआईएम 5 सीट जीत गया था। लेकिन इस बार क्या है, अभी जो शुरुआती जो हम लोग को फीडबैक मिल रहा है पटना में बैठ के, हमको लगता है कि वो फिगर बदल जाए। अब जो है महागठबंधन 12 सीटों पर जो 4 सीटें हैं, जैसे कि धमदाहा है, अमौर है, पूर्णिया है, रुपौली है, कोचा धामन है, ये 5-6 सीटें महागठबंधन गेन कर रही। तो जो 7 का उसका फिगर था वो 12-13 तक जाएगा, और जो सीमांचल में 12 सीटें एनडीए जीती वो पीछे जाएगी, यानी वो 7 सब तो उतर जाएगी। और एआईएमआईएम की जो आप धमक 2020 में देख रही थी, हालांकि ओबीसी साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं सीमांचल में, लेकिन हमको लगता है कि एआईएमआईएम को भी इस चुनाव में झटका लगेगा और वो 2 से 3 सीट जीत जाए तो अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात समझिए प्रज्ञा जी, जो खबरें आ रही है सीमांचल से, अमौर से जो उनके हेड है अख्तरुल ईमान साहब, उनकी स्थिति बहुत खराब है इस बार। जो जिनके बारे में कहा जाता था वो जीत जाएंगे, अमौर से वो पीछे चल रहे हैं, मतलब उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। बाकी 11 को जब वोट होगा तो होगा। उसी तरह आप मधुबनी में, जहां 10 सीटों पर चुनाव होना है, मधुबनी में यही स्थिति है। मधुबनी में आपको नो डाउट कि पिछले चुनाव में उन लोगों ने ये किया था, रिगेन कर लिया था, लेकिन अभी खबरें क्या आ रही है, बाबूबरी की सीट है, मधुबनी की सीट है, बिस्फी की सीट है, वहां पे आरजेडी अच्छा कर रही है। बाबूबरी में, मधुबनी में तो देखिए एकदम सीधा फाइट है सबीर महासेठ में और माधवानंद में, जो उपेंद्र कुशवाहा के कैंडिडेट है। बिस्फी में देखिए जनसुराज का एक कैंडिडेट है संजय मिश्रा। अगर वो 5000 वोट भी अगर ले आया संजय मिश्रा, तो समझिए कि हरिभूषण सिंह ठाकुर बचौल जी हैं जो बीजेपी के कैंडिडेट है, तो गिरिराज सिंह के फोटो कॉपी है, वो चुनाव हार सकते हैं, और आसिफ मोहम्मद जो आरजेडी के हैं वो चुनाव जीत सकते हैं। तो मिथिलांचल में भी जो है महागठबंधन ऐसा नहीं कि एकदम पीछे हो जाएगा 2020 के तरह, वहां भी उसको कई सीटों पर बढ़त है। हाँ, ये जरूर है कि राजनगर की सीट बीजेपी आगे चल रही है, झंझारपुर में नीतीश मिश्रा की अच्छी स्थिति है, फुलपरास में क्लोज फाइट है, हरलाखी में क्लोज फाइट है। लेकिन जो सीटें हैं 10 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है, तो वो जो 8-2 का फिगर था पिछले चुनाव में, वो फिगर बदलेगा, हो सकता है कि आधा आधा हो जाए। तो कहीं से भी बहुत बढ़त बीजेपी को नहीं दिख रही है दूसरे चरण में भी। इसीलिए अभी भाई साहब ने जो एक आंकड़ा दिया अभी बीजेपी की सीटों का, हमारा भी अनुमान है कि बीजेपी की सीट जो है वो 45-50 के आसपास ही इस बार रहेगी, उससे ज्यादा बीजेपी इस चुनाव में नहीं जा रही। प्रज्ञा जी। अच्छा चंद्रकांत जी, जिस तरीके से अभी हम लोग तमाम एनालिसिस कर रहे हैं, सर ने बताया 45-40, 45-50, आपको क्या लगता है? देखिए, ये तमाम परिस्थितियां देखकर एक बात तो बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है कि किसी एक को बहुमत तो नहीं मिलने वाला है। चंद्रकांत जी, आपको क्या लगता है? देखिए, बिहार के चुनाव में पहले चरण के मतदान के बाद अब दूसरा चरण का मतदान होना है। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में अपनी ताकत लगाते हैं, आखिरी तक ताकत लगाते हैं, आखिरी सांस तक ताकत लगाते हैं, कुछ छोड़ते नहीं है। मुझे ये उम्मीद थी कि आखिरी दिन, जब प्रचार का आखिरी दिन होगा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कम से कम साथ में एक रोड शो जरूर करेंगे। जो मोदी की या भारतीय जनता पार्टी की एक आदत होती है,
भव्य तरीके से समापन करने की, लेकिन वो नहीं हुआ। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ आखिरी रैली में भी नजर नहीं आए। अगर नहीं नजर आ रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण है, ये यूं ही नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात, आप ये देखिए कि नरेंद्र मोदी के भाषणों में, जैसा कि तमाम हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं उन्होंने कई प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल भी देखा होगा यकीनन, जो भाषा शैली है उस पर एक बड़ा लोग ये कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री की भाषा नहीं हो सकती। लेकिन जो दूसरे चरण का मतदान है, पहले चरण में जो नारा चला, अब दूसरे चरण से लोगों को ये उम्मीद है, क्योंकि जो वोटिंग हुई है, वोटिंग को लेकर लोगों का अपना अपना मत है, अपना अपना पक्ष है। कोई कह रहा है कि ये जो बढ़ी हुई वोटिंग है ये लालू प्रसाद, क्योंकि जब जब वोटिंग बढ़ती है तो लालू प्रसाद यादव की पार्टी सत्ता में आ जाती है, उनको फायदा मिलता है। कुछ लोगों का ये कहना है कि बिहार में पहले चरण में जब जब 5% वोट बढ़ा है तो नीतीश कुमार को उसका फायदा मिला है। देखिए, दो तरह के फायदे नजर आ रहे हैं। पहला फायदा यह है कि नीतीश कुमार की सीटें बढ़ रही हैं, और दूसरा यह है कि वोटर्स जो है वो आरजेडी की तरफ भी गए हैं। दो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बातें हैं जिसका जिक्र भरत जी भी कल कर रहे थे कि महिलाएं नीतीश कुमार के साथ जाती हुई नजर आ रही हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, और युवा जो हैं वो बड़ी तादाद में तेजस्वी के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब क्योंकि दूसरे चरण का मतदान है, 11 तारीख को मतदान होना है, और उससे पहले कुछ तस्वीरें ऐसी आ गई हैं, उनमें सच्चाई क्या है क्या सच्चाई नहीं है, लेकिन नालंदा में, हाजीपुर में, तमाम जगह पर स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी बंद है। इसको लेकर एक बड़ी चर्चा चल रही है। तो अब लोगों के मन में ये भी बात है, दूसरी तरफ राहुल गांधी के खुलासे भी हैं वोट चोरी को लेकर, और राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि मेरे पास और भी सबूत है वोट चोरी को लेकर, मैं उनके भी खुलासे करूंगा और बहुत जल्द करूंगा। तो ये जो माहौल बना हुआ है, और जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने मैदान छोड़ा प्रचार खत्म होने से पहले, और तेजस्वी यादव आज भी जब प्रचार खत्म होना था, आखिरी दिन था, तो 15-15, 17-17 रैलियां कर रहे थे। एक भीड़ होती है, मैं आखिरी में बस इतना ही कहूंगा कि सरोज सर ने एक बात कही कि जो भीड़ आ रही है, ऐसा नहीं है कि 2020 वाला नतीजा हो जाएगा, तेजस्वी वैसे रह जाएंगे। एक होती है आई हुई भीड़ और एक होती है लाई हुई भीड़, तो दोनों तरह की भीड़ में अंतर होता है। तेजस्वी यादव की रैलियों की तो चर्चा बहुत हो रही है। मैं तो ये भी देख रहा था कि उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव गए थे, उनकी रैलियों में जबरदस्त भीड़ नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी की सांसद है इकरा हसन, उनकी रैलियों में भीड़ दिख रही है। इमरान प्रतापगढ़ी की रैलियों में जबरदस्त भीड़ दिख रही है। तो माहौल तो बना हुआ है। देखिए, माहौल के हिसाब से अगर मैं देखूं तो कॉन्फिडेंस जो है वो ज्यादा महागठबंधन की रैलियों में नजर आ रहा है। अब इसको किसी भी पैरामीटर पर, किसी भी मानक पर देखा जाए, लेकिन एक जो अंतिम सच राजनीति का है, भीड़ कभी भी जीत या हार का पैमाना नहीं हो सकती। वो भीड़ वोटों में कितनी कन्वर्ट हो रही है, बूथ पर कितनी पहुंच रही है, और जब बटन दबा रही है तो उसकी उंगली कहां जाकर रुक रही है। कई मर्तबा ऐसा होता है कि भीड़ में, जब आप भी पब्लिक रिपोर्ट्स करती हैं, भीड़ में जाती है लोगों के बीच, तो लोग आपको जवाब कुछ और देते हैं लेकिन वोट कहीं और जाकर देते हैं, या कोई भी पत्रकार जब जाता है तो ये हकीकत होती है। अब बूथ के अंदर जाते जाते अगर उसका मन मस्तिष्क नहीं बदल रहा है, बूथ के अंदर जाती हुई बिहार की महिला वोटर को अगर 10,000 दिमाग में याद रह गया तो वो नीतीश कुमार के पाले में वोट दे देगी। अगर उसको तेजस्वी का 30,000 रुपए याद आ गया तो वो तेजस्वी के पाले में वोट दे देगी। तो बहुत बड़ा एक गेम चेंजर बिहार में MY फैक्टर है, और ये MY मुस्लिम यादव नहीं है, ये MY महिला और युवा है। इसका असर दूसरे चरण में भी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। तो अब मैं जल्दी जल्दी आप सबसे बस एक ही बात पूछना चाहती हूँ, मैं सबके पास बारी बारी आऊंगी। चलिए सर, पहले आपके पास ही आ रही हूँ। आपको क्या लग रहा है, जल्दी से जवाब दीजिएगा, एज किसको देख रहे हैं? क्योंकि बहुत साइलेंट चुनाव था ये। जितना साइलेंट ये चुनाव था, जैसे जैसे वोटिंग का दिन आया वैसे वैसे ये और भी ज्यादा उग्र और बहुत ही ज्यादा ऐसा दिखाई दिया कि लोगों के मन में ये था कि मुझे ये करना है, और लोग निकले और वोट करके आ गए। उनको जो करना था उन्होंने पहले बताया नहीं, लेकिन वोटिंग वाले दिन दिखा कि लोग कुछ तो करना चाह रहे हैं बिहार में बड़ा। आपको क्या लग रहा है, एज किसको देख रहे हैं? म्यूट है आप, म्यूट है। एक बात तो बहुत साफ है कि ये सेकेंड फेज में ऐसे सब बहुत सारे सभी जिले हैं जो जिसे मुस्लिम बहुल कहा जाता है, और जिनको बहुत दिनों से टारगेट कर रही थी बीजेपी। तो ये जो इसमें कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जिसमें 50% से भी ज्यादा मुस्लिम है,
तो यहाँ पे उन क्षेत्रों में इस बार जेडीयू भी लड़ाई में नहीं है, उन्होंने कैंडिडेट ही मुस्लिम कम दिए हैं। तो जो लड़ाई है वो AIAM और जो महागठबंधन है उसके बीच में है। करीब करीब 20 एक क्षेत्र तो ऐसे हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो मिथिला में ये पहले फेज में भी दिखाई दिया कि ये बहुत जबरदस्त टक्कर जो है दोनों गठबंधनों के बीच में है। तो ये फेज तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं इसमें कई बार अभी भी बात हो रही थी, कई लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के साथ दिखाई नहीं दिए। नहीं, मुझे नहीं लगता कि उनकी प्रधानमंत्री से कोई दूरी है। वो नाराजगी नहीं दिखा रहे थे, वो अपने कैंडिडेट्स के क्षेत्र में जा रहे थे, क्योंकि नीतीश के सामने इस बार सबसे बड़ी चुनौती ये है, वो है जिसकी शुरुआत अमित शाह ने की थी, और वो ये था कि विधायक चुनेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। मतलब साफ है कि जिस पार्टी को ज्यादा सांसद विधायक मिलेंगे उसी पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। तो वो अपने विधायकों के क्षेत्र में लगातार सभाएं कर रहे थे, और मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि बाकी नेताओं के मुकाबले उन्होंने ज्यादा सभाएं की है। लेकिन वो पिछले चुनावों की तरह जहां प्रधानमंत्री जा रहे हैं वहां वो भी पहुंच रहे हैं, उसको छोड़ दिया था और अपने विधायकों के लिए, अपने कैंडिडेट्स के लिए कैंपेन कर रहे थे। तो ये तो बहुत साफ है कि इस बार तो ये कैसा गठबंधन हुआ कि आप गठबंधन का धर्म ही नहीं निभा रहे हैं। आप अपने घटक दल के जो मुखिया हैं, आपके यहाँ प्रधानमंत्री आए हुए हैं, आप वहीं नहीं पहुंच रहे हैं और आप अपना घर बचा रहे हैं। तो वो ये उनके सामने था, वो ये इस बार इस बात को निश्चित करना चाहते थे कि जेडीयू के विधायकों की संख्या बढ़े और बीजेपी से भी ज्यादा हो, ताकि मुख्यमंत्री बने या नहीं बने ये फैसला वो कर सके। अभी जो स्थिति है, अगर जेडीयू की संख्या भाजपा तैयारी कर रही थी नीतीश को किनारे लगाने की, अब नीतीश कुमार पूरी प्लानिंग के साथ आ गए हैं कि हमको क्या लगाओगे तुम किनारे, हमारे पास कम रास्ते हैं क्या, हम भी चाणक्य हैं। बिल्कुल, कैंपेन में ये पूरा दिखाई दिया, और महिलाओं की भी जो सहानुभूति थी वो नीतीश के लिए ज्यादा थी, बाकी लोगों की भी जो लोग इस गठबंधन के साथ हैं तो नीतीश के लिए ज्यादा है, और उसी तरह की भावना जो है वो बीजेपी के लिए नहीं है। तो ये तो बहुत साफ दिखाई दे रहा था, इसमें कोई लाग लपेट की बात ही नहीं है। और इसलिए ये जो सेकेंड राउंड है, हालांकि पिछली बार सेकेंड राउंड में भी इनकी स्थिति ठीक ठाक थी, एनडीए की भी, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार जो तेजस्वी है और जो महागठबंधन है वो ज्यादा बेहतर करेगा सेकेंड राउंड में। अच्छा रविकांत सर, आपको क्या लगता है भाई, पहले चरण वालों का रिकॉर्ड तोड़ देना है, ये बात नरेंद्र मोदी ने खुलकर कह दी है, आपको क्या लग रहा है रिकॉर्ड टूट जाएगा? देखिए रिकॉर्ड में, और आपने जो सवाल अभी किया था कि किसको एज रहेगा, मुझे लगता है कि एज तो चाहे आप वोट परसेंटेज देख लें या जो वोटिंग के हिसाब से देख लें, हार जीत के हिसाब से देख लें, वो निश्चित रूप से महागठबंधन को है। लेकिन इसमें प्लस माइनस में चुनाव आयोग की भूमिका को जोड़ना चाहता हूँ कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है और किस तरह से वो, जैसे अभी तो सीसीटीवी की बात आई है, इसके अलावा कितना फर्जी वोटर वहां पे है। हाँ, ये चीज एक जरूर हुई है जो उत्तर प्रदेश में 22 के चुनाव में या इधर जो जो और उपचुनाव हुए उसमें जो देखने को मिली थी वो नहीं हो पाई है। खास करके राहुल गांधी जी ने जो कैंपेन किया एसआईआर के खिलाफ, या उसके बाद जो 3 खुलासे किए, उसमें प्रशासन थोड़ा सा दबाव में आया, और तेजस्वी यादव ने भी इस बात का खुलासा कर दिया था कि हमें मालूम है कि कौन कौन से अधिकारी किसके संपर्क में हैं। कल पवन खेड़ा ने इस बात को कहा कि अमित शाह आकर के होटल में किस किस को बुला करके मिल रहे हैं, सीसीटीवी को आप उसको कवर करके मिल रहे हैं, तो किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हुई हैं उससे प्रशासन उतना खुल करके खेल नहीं कर पाया। लाठी चार्ज की कहीं खबर नहीं आई है। देखिए जो पैटर्न है वोट चोरी के, वो अब मैं तो बहुत पहले से इस बात को कहता रहा हूं कि धिक्कार हुआ ऐसे प्रशासन पर, सत्ता के दलाल बैठे हैं। हाँ डेफिनेटली, आप डिप्टी सीएम की बयानबाजी देख लीजिए। होता क्या है, मैं अभी जो चुनाव होने जा रहा है उसके सेकेंड फेज के लिए भी बता दूं कि जहां पर
विपक्ष का वोटर ज्यादा होता है, वहां अक्सर ईवीएम स्लो हो जाती है। ईवीएम स्लो होगी, लोग ज्यादा लाइन में लगे होंगे, फिर पुलिस एक काम करती है, उन पर लाठीचार्ज करती है। लाठीचार्ज के बाद आधे वोटर घर चले जाते हैं, तो ऑब्वियस है कि वोट कम पड़ते हैं। ये बिहार में देखने को नहीं मिला है, और मुझे लगता है कि ये एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। एज निश्चित रूप से महागठबंधन को है और बड़े पैमाने पर है, इसलिए लेकिन मैं इसमें प्लस माइनस चुनाव आयोग की भूमिका को भी जोड़ के रखना चाहता हूं कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है, इस पर भी नजर रहनी चाहिए। ओके, देवकीनंदन सर जल्दी से बता दीजिए कम शब्दों में, एज किसको देख रहे हैं आप? 2020 में 0.34% वोट का डिफरेंस था महागठबंधन और एनडीए के बीच में, जो करीब 1 लाख वोट के आसपास बैठता था, जो पोलिंग वोट हुआ था। अगर और पिछली बार जो सिचुएशन थी उसमें करीब 4 से 5% ऐसा मेरा मानना था कि जो मुस्लिम वोटर थे वो जेडीयू को वोट किए थे, लेकिन इस बार वो 4 से 5% जो मुस्लिम वोटर था वो वोट जेडीयू को नहीं किया है, क्योंकि जेडीयू से वो जो वक्फ कानून था उसमें जेडीयू का जो रुख था बीजेपी के फेवर में था, इसकी वजह से मुसलमान वहां का बहुत नाराज था और उसने वोट नहीं किया था। तो 0.34% का वोट पिछली बार का डिफरेंस था, और इस बार 4 से 5% वोट अगर मैं मानता हूं कि मुसलमानों ने नहीं किया, तो तेजस्वी का एज करीब 3-3.5% का वैसे ही हो जाता है वोट का। और अगर 3-3.5% का वोट का एज होता है तो ये सीट 125 से ऊपर जाती है तेजस्वी की तरफ। दूसरी बात यह है कि ये जो वोट बढ़ा है, जिसकी बात लोग कर रहे हैं कि 8.5% वोट बढ़ा है, इसकी मैं मानता हूं कि जो करीब 45 लाख वोट कटा है, उस परिप्रेक्ष्य में अगर हम परसेंटेज को डाउन करते हैं तो करीब 4% डाउन हो जाएगा। मतलब 4% उसमें वोट हम कट कर देते हैं तो भी 4.5% वोट बढ़ा है। 4.5% वोट किसी सत्ता को बनाए रखने के लिए नहीं बढ़ सकता है, वो भी वो सत्ता जो 20 साल से सत्ता में हो। 20 साल से अगर कोई सरकार चलती है तो कैसे उसको वोट बढ़ाने के लिए, मतलब उसको बनाए रखने के लिए कोई उत्साह बढ़ेगा। दूसरी बात जो महिलाओं की हो रही है कि महिलाओं ने नीतीश कुमार को वोट दिया है, मैं मानता हूं दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं, एज है, लेकिन एक बड़ा पॉइंट है जिसको लोग मुझे लगता है कि मिस कर रहे हैं। मिसिंग ये है कि जो यूथ है उसको रोजगार देने का वादा तेजस्वी यादव ने किया है। 2020 में भी उन्होंने वादा किया था, उनकी सरकार नहीं बन पाई, लेकिन वो 17 महीने के लिए जब वो उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो वादा वो पूरा करते हैं, करीब 4.5-5 लाख लोगों को नौकरी देते हैं। मतलब पब्लिक के भीतर ये भरोसा पैदा हुआ कि ये बंदा नौकरी दे रहा है और दे सकता है। तो ये जो है, मान लीजिए कि किसी का बेटा नौकरी के लिए परेशान हो, उसकी माँ अगर 10,000 रुपए पाई भी होगी जो ये नीतीश कुमार जी की तरफ से भेजा गया वन टाइम, तो क्या वो बेटे की तरफ जाएगी या माँ नीतीश कुमार को वोट देगी? ये जितने पैनल में बैठे हुए लोग हैं ये बताएं। धर्म संकट में डाल दिया आपने माँ को। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। कोई माँ 10%, 10,000 रुपए एक बार पा करके अपने वोट नीतीश कुमार को नहीं देगी, वो अपने बेटे के भविष्य के लिए वोट देगी। बिल्कुल सही बात है। अगर तो ये जो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वोट परसेंटेज बढ़ा है, ये इस वजह से बढ़ा है क्योंकि लोगों में एक उत्साह है और लोगों की एक अपेक्षा है, उम्मीद है कि अगर ये बंदा आ गया तो हो सकता है हमको नौकरी मिल जाए। इस वजह से उसके सरोज सर जल्दी से बताइए एज किसको देख रहे हैं आप? और एक सवाल का और जवाब दीजिएगा सरोज सर। एक मेरा छोटा सा भी सवाल है क्योंकि लास्ट वक्ता आप ही हैं। एक छोटा सा ये सवाल है कि क्या जेडीयू को तोड़ देना इतना आसान है अगर कुछ ऊंच नीच होती है बाद में? इसका भी जवाब दीजिएगा लास्ट में। देखिए, हाँ सही बात बोले कि देखिए, एक तो सर ने जो कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, उनका पूरा सम्मान है, लेकिन हम ये जो हमारी समझ है वो ये है कि नीतीश कुमार और अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बीच दूरी लगातार बढ़ रही है और नीतीश कुमार इसको इशारों में कुछ कहीं नहीं जाके, रोड शो में नहीं जाके, पटना में रहते हुए वो रोड शो में नहीं गए, ददन सिंह वहां पर चले गए। तो एक मैसेज उन्होंने साफ साफ दिया कि हम आपसे नाराज हैं।
आपने हमको सीएम का फेस घोषित नहीं किया, आपने पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिया, हम अर्ली इलेक्शन चाहते थे, आपने अर्ली इलेक्शन नहीं कराया। मतलब हमारी कोई बात आप मान ही नहीं रहे, हमारी दूरी है। दूसरे, हमारे पार्टी को आप तोड़ना चाहते हैं, तो ये हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। इसलिए जो नारा जो चला है, तीर ही लालटेन और लालटेन ही तीर, इसका बड़ा इफेक्ट पड़ा है, इसमें दो मत नहीं है। दूसरा, जब एज की बात आप करते हैं, तो जो हमारी समझ है इस चुनाव को लेकर, हमको लगता है कि कोई गठबंधन है नहीं, ना महागठबंधन है ना एनडीए है, क्योंकि सब जगह फ्रेंडली फाइट हो रहा है। अलग अलग पार्टी का आप ये जरूर समझ सकते हैं कि कौन आगे है कौन पीछे है, क्योंकि महागठबंधन के तौर पर गठबंधन धर्म कोई नहीं निभा रहा है, ना महागठबंधन में ना एनडीए में। सब अपने अपने हिसाब से इस चुनाव को लड़ रहे हैं, ये समझिए प्रज्ञा जी। इसीलिए जब भी हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड का एज है पहले चरण में, आरजेडी का एज है पहले चरण में, बीजेपी नीचे गई है, चिराग लगभग बूझ चुका है, 13 सीट में एक आध सीट आ जाए उनको तो बड़ी बात है। दूसरे फेज में तो स्थिति समझिए कि एक गोविंदगंज की सीट है जहां से चिराग जल सकता है, बाकी और चिराग जलना नहीं है। मतलब वही गलती की बीजेपी ने जो पिछले तो ऐसे ही लूज कर गए सर। अगर 10 सीटें भाजपा लूज कर गई, 25 ये लूज कर जाएंगे, तो ये तो मतलब हम उसी पे आ रहे हैं कि जो गलती तेजस्वी यादव ने 2020 के चुनाव में की थी, कांग्रेस को 70 सीट देके, वही गलती इस बार बीजेपी ने की है। चिराग पासवान को 29 सीटें देखी और इसका बड़ा खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई बात नहीं है। अगर सरकार बनाने में 19-20 हुआ तो इसमें सबसे बड़ा योगदान समझिए चिराग पासवान का ही होगा, क्योंकि उनकी सीटें बहुत कम आ रही है मैक्सिमम, क्योंकि 10 सीट आपने कहा 10 सीट पहले ही कम लड़ रही है, और इन सीटों का नुकसान तो ये बहुत भारी पड़ने वाला। क्या मोदी के हनुमान भाजपा की लंका लगा देंगे क्या? लग ही रहा है। जब आप 29 सीट लेके, एक तो पहले ही नॉमिनेशन रद्द हो गया, 28 सीट बची है। 28 सीट में भी जो अभी तक जो खबरें हैं 2 या 3 चला जाए तो वो मैक्सिमम उनका आंकड़ा होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि जितने उनके सांसद हैं उतने ही जीत जाए तो उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि चिराग पासवान के लिए मानी जाएगी। तो कहीं ना कहीं एनडीए, कहीं बैक, एनडीए को हम नहीं कहते, अलग अलग पार्टियां हैं। जनता दल यूनाइटेड नो डाउट आगे की स्थिति में चल रही है। और सर का जो एक सवाल था कि 10,000 काम करेगा या नौकरी काम करेगा, तो इसका जवाब यही है कि देखिए, जो पहले डिलीवर हो जाता है लोग उस पर भरोसा करते हैं। दिल्ली का उदाहरण, पैसा नहीं गया, सरकार नहीं बनी। झारखंड में पैसा चला गया अकाउंट में, सरकार वहां जेल में बना लिया। एक बार जब महिलाओं के हाथ, हाँ यहाँ चला गया प्रज्ञा जी, महिलाओं के हाथ में जब पैसा आ जाता है ना, तो अपने बच्चों को वो लोग कन्विंस कर लेती कि बेटा घबराओ मत, सब अच्छा ही होगा। नौकरी कब मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो बात की चीज है, लेकिन पैसा चूंकि चला गया अकाउंट में तो वो असर कर रहा है। तीर चल रहा है, लालटेन जल रहा है, चिराग बुझ रहा है और कमल मुरझा रहा है। अभी तक के संकेत प्रज्ञा जी, जो हमारा समझ और अनुभव है वो यही कहता है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो नीतीश कुमार है, वो तीर से भी लालटेन जला सकते हैं। प्रज्ञा जी, छोटा सा एक जरा सा नन्हा सा सवाल सरोज जी से है, फिर खत्म करेंगे। प्रज्ञा जी खत्म करिएगा। ये चिराग पासवान को कामयाबी क्यों नहीं मिल रही? क्या जेडीयू का वोट उनके साथ नहीं ट्रांसफर हो रहा है इसलिए? जी, आप सही डायरेक्शन में बोल रहे हैं कि जो 2020 की पीड़ा है, जहां पे बीजेपी और लोजपा ने मिलकर 43 सीटों पर उनको सिमेट दिया, वो पीड़ा 5 साल से नीतीश कुमार के दिल में है। और उनके कोर वोटर में, जो कुर्मी समुदाय है उनका, उनमें ये पीड़ा है कि इस शख्स ने हमको तीसरे नंबर की पार्टी बिहार में बना दिया। नीतीश कुमार नो डाउट नंबर 1 नेता है पूरे देश भर में, जितना उनका अनुभव है और काम की उनकी प्रक्रिया है, लेकिन पार्टी के स्तर पर तो 3 नंबर की पार्टी हो गई बिहार में। और ये पीड़ा तो सालती है जनता दल यूनाइटेड के लोगों को, और नीतीश कुमार को भी सालती है। तो ये पीड़ा खत्म नहीं हुई है। अगर नारा लग रहा है तीर ही लालटेन और लालटेन ही तीर, तो वो पीड़ा है। और पहले चरण में हम आपको बता दें ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहां पे जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने चिराग पासवान के और बीजेपी की भी बहुत सीटों पर वोट नहीं किया। बीजेपी के सीटों पर इसलिए नहीं किया कि उनको लगता है कि अगर सीटें आ गई ज्यादा तो फिर नीतीश कुमार को ये लोग इग्नोर कर देंगे, हटा देंगे, महत्व ही नहीं देंगे। इसलिए बीजेपी को भी लिमिट में रखो और चिराग को तो सर बुझा ही दो, तभी नीतीश कुमार का कल्याण है। क्योंकि बिहार की नंबर 1 की कुर्सी पर जो उनका वोट बैंक है वो नीतीश के अलावा किसी को देखने के लिए तैयार नहीं है प्रज्ञा।
बिल्कुल सही बात है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप सबने समय दिया। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रविकांत सर हमारे साथ जुड़े थे। शैलेश सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भरत जी, चंद्रकांत जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम दर्शकों का जो हमारे साथ लगातार जुड़े रहे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दूसरे चरण का प्रचार खत्म हो चुका है। 20 जिलों की 122 सीटों पर क्या होने जा रहा है उस पर चर्चा कर रहे थे और सीधा सीधा अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे थे कि किसका पलड़ा भारी रहेगा। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी राय हमें कॉमेंट में बताइए। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।